हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु एवं आधात पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आयनिक यौगिकों या विद्युत संयोजी यौगिकों के विशेषताओं के बारे में 3 पॉइंट पढ़ लिया था। आज हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, विद्युत चालकता क्या होता है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं जब ठोस अवस्था में होते हैं तो उनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। जब आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस अवस्था में रहने पर इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। जब ये किसी विलयन में टूटते हैं उसके बाद इनमें विद्युत का चालन होता है। तो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ये प्रबल विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। अतः इनमें विद्युत चालन के लिए मुक्त आयन प्राप्त नहीं होते। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं प्रबल विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं, इसलिए इनमें विद्युत चालन के लिए मुक्त आयन प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जबकि गलित अवस्था में जलीय विलयन में आयनिक यौगिक विद्युत के चालक हो जाते हैं क्योंकि आयनिक यौगिकों के आयन मुक्त हो जाते हैं। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं जब ये ठोस अवस्था में रहते हैं तो इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है क्योंकि ये प्रबल विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। लेकिन जब इनको विलयन में तोड़ा जाता है तो ये विद्युत का चालन करने लगते हैं क्योंकि आयनिक यौगिकों के आयन मुक्त हो जाते हैं। पांचवा है आदिशात्मक गुण। संयोजी यौगिकों के विशेषताओं में पांचवा है आदिशात्मक गुण। तो विद्युत संयोजक बंध आदिशात्मक होता है, अर्थात इनकी जो ज्यामिति होती है निश्चित नहीं होती है। विद्युत संयोजक बंध आदिशात्मक होता है जिसके कारण विद्युत संयोजक यौगिक की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। जो विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, अर्थात इनकी कोई अणुसंरचना नहीं होती है। तो विद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं इनकी ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती है और इनकी अणुसंरचना भी नहीं होती है। छठवां है रासायनिक क्रियाएं। विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताओं में छठवां है रासायनिक क्रियाएं। तो जलीय विलयन में विद्युत संयोजक यौगिक मुक्त आयन देते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि जलीय विलयन में घोलने पर ये आयनों में टूट जाते हैं। तो जलीय विलयन में विद्युत संयोजक यौगिक मुक्त आयन देते हैं जिसके कारण इनकी आयनिक क्रियाएं तीव्र वेग से संपन्न होती हैं। तो इनकी जो क्रियाएं होती हैं जलीय विलयन में होती हैं वो भी तीव्र गति से होती हैं। सातवां है भंगुरता एवं घनत्व। तो सामान्यतः विद्युत संयोजी यौगिक बहुत अधिक भंगुर प्रकृति के विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं बहुत अधिक भंगुर प्रकृति के होते हैं तथा इनके घनत्व भी अधिक होते हैं। तो विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं ये भंगुर होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एक विद्युत संयोजी यौगिक है जिसको हथौड़े से आघात करने पर यह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह बहुत अधिक भंगुर होता है। इसी प्रकार सभी आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं भंगुर होते हैं और इनका घनत्व काफी अधिक होता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक खनिज एवं अयस्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में मिनरल एंड ओर कहते हैं। तो खनिज क्या होता है? प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ये पदार्थ प्रायः पृथ्वी के अंदर खुदाई के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। तो खनिज क्या होते हैं? खनिज जो होते हैं भूपर्पटी से या खानों से खोदकर प्राप्त किए जाते हैं। तो खनिज जो होती हैं प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज में बहुत सी अशुद्धियां भी मिली होती हैं। ये पदार्थ प्रायः पृथ्वी के अंदर
खुदाई के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। तो खनिज जो होते हैं पृथ्वी के अंदर से या खानों के द्वारा खुदाई के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अयस्क क्या होता है। अगला है अयस्क। तो अयस्क वह होता है जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। अयस्क को अंग्रेजी में और कहते हैं जिन खनिजों से किसी धातु का निष्कर्षण सुगमता से एवं कम लागत में होता है, अयस्क कहलाते हैं। तो अयस्क ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे खनिज होते हैं जिनसे धातुओं का निष्कर्षण सुगमता से एवं आसानी से कम खर्चे या लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स या आधात्री क्या होता है। मैट्रिक्स या आधात्री, तो खनिजों में जो कंकड़ पत्थर या अशुद्धियां मिली होती हैं उन्हें आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। खनिजों में कंकड़, बालू, मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियां मिली रहती हैं जिन्हें आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। तो भूपर्पटी से जो अयस्क या खनिज प्राप्त होता है उसमें बहुत सी अशुद्धियां मिली होती हैं, उन्हीं अशुद्धियों को ही मैट्रिक्स या आधात्री कहते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा खनिज क्या होता है। तो खनिज जो होती हैं पृथ्वी के अंदर से खुदाई के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अयस्क क्या होता है। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण आसानी से हो जाता है उसे अयस्क कहते हैं। अब हम लोग एक नोट पॉइंट देखेंगे। जो खनिज होते हैं सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि अयस्क जो होते हैं उनमें अधिक मात्रा में शुद्ध धातुएं होती हैं, जबकि जो खनिज होते हैं उनमें धातु की मात्रा अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है धातु और उसके अयस्क के बारे में, जो परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाता है। जैसे कॉपर एक धातु है जिसका प्रतीक होता है Cu। इसके अयस्क हैं कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट। तो कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। कॉपर ग्लांस का सूत्र होता है Cu2S और क्यूपराइट का सूत्र होता है Cu2O। अगला धातु है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रतीक होता है Al। इसके तीन महत्वपूर्ण अयस्क हैं जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है बॉक्साइट जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2S2O। दूसरा है कोरंडम जिसका सूत्र होता है Al2O3। तो बॉक्साइट और कोरंडम का सूत्र लगभग सेम है। बॉक्साइट में Al2O3 के बाद 2S2O लगा है और कोरंडम में केवल Al2O3 है। इसके बाद तीसरा है क्रायोलाइट। इसका रासायनिक सूत्र है Na3Al अगला धातु है जिंक। जिंक का प्रतीक होता है Zn। जिंक का अयस्क है, एक है जिंक ब्लेंड जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnS। दूसरा है कैलामाइन जिसका सूत्र होता है ZnCO3। अगला धातु है आयरन। आयरन का प्रतीक होता है Fe। आयरन का 4 अयस्क होते हैं। पहला हेमाटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सिडेराइट। जिसमें से हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3
मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4, लिमोनाइट का सूत्र होता है Fe2O3, और सिडेराइट का सूत्र होता है FeCO3। आयरन का प्रतीक Fe होता है, जिसमें से इसके 4 अयस्क होते हैं, जिसमें हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4, लिमोनाइट का सूत्र होता है 2Fe2O3 × 3H2O, और सिडेराइट का सूत्र होता है FeCO3। इसके बाद अगला धातु है लेड, जिसका सूत्र होता है या प्रतीक Fe। तो लेड का अयस्क होता है गैलेना, जिसका रासायनिक सूत्र PbS होता है। अगला धातु है सिल्वर, जिसका प्रतीक होता है Ag। तो सिल्वर के 2 अयस्क हैं, पहला है हार्न सिल्वर और दूसरा है अर्जेंटाइट। तो हार्न सिल्वर का सूत्र होता है AgCl और अर्जेंटाइट का सूत्र होता है Ag2S। अगला धातु है मरकरी। मरकरी का प्रतीक होता है Hg। इसका केवल एक ही अयस्क है, जिसका नाम है सिनेबार। सिनेबार का सूत्र होता है HgS। तो हम लोगों ने कुछ धातु एवं उसके अयस्कों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अयस्क के प्रकार। तो अयस्क जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सल्फाइड अयस्क, दूसरा है ऑक्साइड अयस्क, तीसरा है कार्बोनेट अयस्क और चौथा है हाइलाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, इनमें सल्फर की अशुद्धियां पाई जाती हैं। सल्फाइड अयस्कों में सल्फर की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा HgS। तो HgS में सल्फर का अयस्क या सल्फर की अशुद्धि पाई जाती है। अगला है ऑक्साइड अयस्क। तो ऑक्साइड अयस्क जो होता है, इसमें ऑक्सीजन की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था Cu2O, कॉपर ग्लांस। तो इसमें ऑक्सीजन की अशुद्धि है, तो इसे ऑक्साइड अयस्क कहेंगे। Cu2O, कॉपर ग्लांस। अगला है कार्बोनेट अयस्क, तीसरा है कार्बोनेट अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क में कार्बोनेट की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे Fe2CO3। चौथा है हाइलाइड अयस्क। तो हाइलाइड अयस्क जो होता है, इसमें हैलोजन की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे हाइलोजन टेबल के जो तत्व होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार की अशुद्धियां हाइलाइड अयस्कों में पाई जाती हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा हार्न सिल्वर, AgCl। तो इसमें हाइलाइड की अशुद्धियां हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल अगले वीडियो में अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे।